बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित, जो कि चैप्टर नंबर 2 है और उसका प्रश्नावली नंबर 2.1, जिसका पहला सवाल है। और इसमें एक ही सवाल है जो ग्राफ के आधार पर है। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में इन सभी ग्राफ को हल करके आपको मैं जवाब बताने वाला हूं। तो जल्दी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको पी ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि आपको ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ये ग्राफ, ये जो लाइन है, जो ये ऊपर वाली लाइन आपको दिख रहा है, ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी काट रहा है। तो जो भी ग्राफ यानी कर्व या लाइन दिया गया है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतना उसका शून्यकों की संख्या बन जाती है। तो चलिए हम लोग पहले के लिए देखते हैं। तो पहले में अगर आप लोग देखेंगे पहले वाले ग्राफ में, तो एक्स पे क्या ये लाइन कहीं पर काट रही है? बिल्कुल कहीं पर भी नहीं काट रही है। तो चूंकि ये एक्स पर लाइन कहीं पर भी नहीं काट रही, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, यानी 0 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले के लिए। तो सेकंड में अगर आप ध्यान से देखिए तो एक्स एक्सिस पे ये जो है एक जगह यहाँ पर काट रही है, बाकी यहाँ पर देखिए वाई को भी काट रही है, लेकिन वाई को हमको यहाँ पर नहीं गिनना है, सिर्फ हमको एक्स को देखना है। तो एक्स एक्सिस पे चूंकि एक बिंदु पर काट रही है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो थर्ड आपका दिया गया है। थर्ड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे 3 जगह काट रहा है। देखो, एक यहाँ पर काट रहा है, एक आपका यहाँ पर काट रहा है, एक आपका यहाँ पर काट रहा है। टोटल कितना जगह काट रहा है? 3 जगह काट रहा है। तो चूंकि एक्स एक्सिस पर ये 3 जगह काट रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपका 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही आसान है, बस आपको यही देखना है कि एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काटेगा उतना उसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ये पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो जो हमारा चौथा पार्ट बच्चों है, ये चौथा वाला जो आपका पार्ट है, उसमें देखिए आपको देखना है ग्राफ कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जगह कट रहा है, यहाँ पर एक बार कट रहा है, यानी टोटल 2 जगह काट रहा है। तो यहाँ पर जो शून्यकों का संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी करके अगर हम लोग नेक्स्ट ग्राफ के लिए बात करें, जो ग्राफ नंबर 5 है, तो यहाँ पर देखिए कुल 4 जगह काट रहा है। एक आपका यहाँ काट रहा है, एक आपका यहाँ पर काट रहा है, एक आपका यहाँ पर काट रहा है, एक आपका यहाँ पर काट रहा है। देखिए y को भी काट रहा है, लेकिन हमको y को नहीं देखना, क्योंकि सिर्फ p ऑफ x के लिए बात कर रहा है। p ऑफ x का मतलब सिर्फ हम x पॉइंट पर कहां पर काटा है, सिर्फ उसको देखना। तो टोटल बच्चों यहाँ पर 4 जगह काट रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये 6th वाले पार्ट के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो कर्व है 2 जगह टच कर रहा है। यहाँ पर देखिए काट रहा है, बट यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 जगह क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो ये टच करे या काटे, शून्यकों की संख्या में वो भी गिनती हो जाती है। तो टोटल 2 जगह टच कर रहा है और एक जगह यहाँ पर क्या कर रहा है? काट रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल शून्यकों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये 2 मिनट के वीडियो में आपको ये पूरा एक्सरसाइज क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.1.2 का सवाल नंबर 1, जो कि बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमें इस द्विघात समीकरण को हल करके 2 शून्यक जो होते हैं वो निकालना है और इसके सत्यता की जांच करनी है। मतलब गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो होता है कि जो सम ऑफ जीरोस, यानी दोनों जो हमारे शून्य के उनका योगफल जिसका मान होता है -b/a, और दोनों शून्यकों के गुणनफल का मान होता है c/a। तो उसको हमको क्या करना है? सत्यापित भी करना। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और आपको बहुत आसान तरीके से बहुत कम समय में मैं इन सभी क्वेश्चंस को करा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये सवाल आपका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। मतलब कैसे करना है आपको ध्यान से देखना है। ये द्विघात समीकरण को हल करने का एक्चुअल में 2-3 तरीका होता है, लेकिन जो सबसे बेसिक तरीका होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर के साथ हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या का गुणा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 का गुणा है, और यहाँ पर क्या आपको 8 दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, इन दोनों संख्या का आपस में गुणा करते हैं। अगर आपका सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है, मतलब अगर पहले स्क्वायर का पद, फिर एक्स का पद, फिर कांस्टेंट पद अगर नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको इस फॉर्म में अरेंज कर लोगे। सबसे पहले स्क्वायर वाला पद होना चाहिए,
फिर एक्स वाला पद होना चाहिए, फिर गिनती वाला पद होना चाहिए। अगर ऐसे सीक्वेंस में है तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और ये जो कांस्टेंट टर्म है, जो अचर वाला जो पद है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो 8 का यहाँ पर 1 है, 8 एकम कितना आएगा, 8 आएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, 8 का गुणनखंड करना है। अगर आप 8 का गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा। मैं आपको करके बता देता हूँ। 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यानी 8 का हमने गुणनखंड किया तो क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2 मिला। अब ये जो आपको गुणनखंड मिलेगा, इसको आपको दो ग्रुप में क्या करना है, बांटना है। दोनों ग्रुप को आपस में जोड़ो या घटाओ, हमको बीच वाला पद यानी -2 मिलना चाहिए। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर इन दोनों को बच्चों अगर हम लोग एक साथ रखें तो 2 दूना क्या मिलेगा, 4, और इस 2 को अलग रखें। ठीक है, अब देखो दो ग्रुप बन गया, 2 2 को एक साथ हमने लिया, 4 हो गया, 1 2 हो गया। हमें चाहिए क्या, 2। तो मैं क्या बोला, आपस में इसको जोड़ो या घटाओ, हमको बीच का मिलना चाहिए। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर हम लोग 4 में से 2 घटाएं तो हमारा उत्तर 2 मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर चूंकि ऋण में चाहिए तो बड़े वाले मान को हमको ऋण में रखना पड़ेगा और छोटे वाले मान को क्या रखना पड़ेगा, धन में रखना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पर कैसे लिखते हैं। यहाँ पर बच्चों ये लिखने का जो तरीका होता है वो आपका होता है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ऋण 4 है तो हम लोग लिखेंगे ऋण 4x, फिर धन 2 है तो हम लोग लिखेंगे धन 2x, और ऋण। अब चूंकि हमको इसका शून्य ज्ञात करना है तो आपको इसको बराबर लेके चलना होता है, तो हम लोग लिख देंगे इक्वल टू 0। अब ऐसा करने से यहाँ पर 2 2 का आपका जोड़ा बन गया, एक जोड़ा आपका ये बना, एक जोड़ा ये बना। इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है उसको क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो यहाँ पर देखो x का 2 इस पद है, मतलब सॉरी x से घातीय 2, यहाँ पर x से घातीय 1 है। कम से कम एक x दोनों में है। यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो गिनती में तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन अक्षर में देखोगे तो x कॉमन है। x को हम लोग बाहर कर लेंगे उभयनिष्ठ है चूंकि। अब जिसको बाहर करते हैं उससे भाग देके लिखते हैं। एक्स स्क्वायर को x से भाग दोगे तो आपको x बचेगा, माइनस यहाँ पर x को x से भाग दोगे कर जगह क्या बचेगा, ऋण 4 बचेगा। अब क्या होता है कि जो पहले कोष्टक में आता है हमको अरेंज करके वैसे यहाँ पर भी कॉमन करके दूसरे कोष्टक में भी सेम टू सेम लाना पड़ता है। तो ध्यान से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 है। और सबसे बड़ी बात कि x का पद धन में चाहिए हमको, यहाँ पर देखिए धन में मिला है, तो यहाँ पर ऑलरेडी धन में, तो हम लोग यहाँ पर धन 2 कॉमन करेंगे। तो धन 2 कॉमन करेंगे तो 2 से अगर आप भाग दे तो 2 2 कर जाए क्या बचेगा, x बचेगा, और ऋण अपनी जगह रहेगा, और 2 चौक को। अब आपको मिलान कर लेना कि जो दोनों ब्रैकेट में वो सेम से मिला कि नहीं। अगर दोनों में सेम से मिला मतलब आपका उत्तर सही है, मतलब यहाँ तक आपका सोल्यूशन सही है, क्योंकि उत्तर तो आखिरी में आएगा। तो x ऋण 4 हम लोग दोनों में से उभयनिष्ठ इसको बाहर कर लेते हैं। तो क्या हमारे पास बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और धन 2 बचेगा, तो धन 2 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणज जो है यानी दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 0 के बराबर है। तो 0 तभी होगा या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि यदि x ऋण 4 का मान अगर मान लेते हैं, चलो अगर 0 है तो ये ऋण 4 इधर है बाएं साइड, दाहिने साइड जाएगा तो धन 4 हो जाएगा। पक्षांतर करने के बाद x का मान आपका धन 4 हो गया, ठीक। और दूसरा अगर हम लोग निकाल लें ऐसे ही, यदि मान लेते हैं कि x धन 2 बराबर 0 आ जाए, यहाँ पर धन 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण 2, यानी x बराबर जब ऋण 2 रहेगा तब 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x का आपको 2 मान मिला, एक 4 मिला और एक ऋण 2 मिला, यही उसकी शून्य अंक हो गए। इसको आप शून्य बोल सकते हो, इंग्लिश में इसी को जीरोस बोलते हैं, या इसी को इसका आप हल बोल सकते हो, जो भी बोल लो। तो चूंकि द्विघात समीकरण है तो इसके 2 हल मिलेंगे, दोनों हल आपके सामने आ गए। अब हमें इसके शून्यकों का क्या करना है, जांच भी तो करना है ना, क्योंकि शून्यकों के बीच संबंध के गुणांकों का हमें जांच करना है। तो वो कैसे किया जाता है, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों शून्य को डायरेक्ट जोड़ेंगे और गुणा करेंगे और सूत्र के अनुसार भी करेंगे। दोनों आपस में इक्वल आ गया तो मतलब आपका सत्यापित हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मूलों का योगफल गुणनफल निकाल लेते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट करें तो मूलों का योगफल यहाँ पर क्या होता है कि एक मूल को हम लोग अल्फा मान ले लेते हैं और एक मूल को बीटा मान लेते हैं, ठीक है। हमेशा ऐसे ही माना जाता है, लगभग अधिकतर किताब में आप देखेंगे कि मूलों को अल्फा बीटा माना जाता है, तो हम लोग भी वैसे ही करेंगे। तो मूलों का योगफल मान लेते हैं, एक अगर मूल हमारा अल्फा है और दूसरा मूल हमारा बीटा है, तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ देना है। तो 4 में अगर हम लोग ऋण 2 जोड़ें उत्तर 2 आएगा। भाई धन और ऋण मिलकर ये ऋण हो जाएगा और 4 में से 2 घटा देंगे तो हमारा उत्तर 2 आ जाएगा। ऐसे अगर हम लोग मूलों का गुणनफल निकालें, मूलों का गुणनफल निकालें, इसको हम लोग अल्फा गुणे बीटा से अगर रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लोग करेंगे तो यानी डायरेक्ट दोनों का गुणा करना है।
तो 4 गुणे ऋण 2 करोगे तो क्या गया, ऋण 8 है गया। अभी हम लोग यहाँ सूत्र नहीं बच्चों लगा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट करके देख रहे हैं। अब हम लोग सूत्र के अनुसार भी करके देखेंगे कि हमारा उत्तर मिलता है कि नहीं मिलता। तो चलिए सूत्र के अनुसार कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सूत्र क्या होता है, मूलों का योगफल का। अच्छा, इसके पहले आपको काम कर लेना है। क्या काम करना है कि ये जो आपका सवाल दिया हुआ है, कौन सा सवाल, एक्स स्क्वायर ऋण 2x ऋण 8, इसको हम लोग, इसका जो जनरल रूप होता है, साधारण जो फॉर्म होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण रूप बोलिए या जनरल फॉर्म बोलिए, जो होता है उसके साथ पहले हम लोग कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि एक सोल्यूशन में आपको ऐसे बता रहा हूं जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि हम लोग इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये साधारण रूप होता है, बराबर 0 द्विघात समीकरण का। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, तो तुलना करने पर अगर हम लोग देखें तो a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से आपको तुलना करने का मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणज यहाँ पर रहेगा वो a होगा, x का जो गुणज रहेगा वो b होगा, और जो लास्ट में होगा वो क्या होगा, c होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग तुलना यहाँ पर कर रहे हैं तो हम लोग उसी बात को बच्चों लिखेंगे कि a का मान 1 हो गया, b का मान आपका ऋण 2 हो गया, और c का मान कितना हो गया, ऋण 8 हो गया। अब जो सूत्र होता है वो हम लोग लगाएंगे। सूत्र क्या होता है मैं आपको बता दूं, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, इसका बच्चों सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, यानी माइनस बी को बी ए से डिवाइड कर दो तो ये आपका मूलों के योगफल के बराबर आना चाहिए, जो कि हम लोग डायरेक्ट देखे हैं कि 2 आया, तो इसको भी हल करने के बाद हमारा 2 आना चाहिए। तो सूत्र में माइनस है तो पहले हम लोग सूत्र वाला माइनस लगा दिए। बी का मान ऋण 2 है तो ऋण 2 हमने लिख दिए। भाई 2 ऋण इसलिए है कि एक ऋण आपका सूत्र में और एक ऋण आपका बी के साथ लगा हुआ है, और बटा ए का मतलब कितना, 1 है। अब आपको पता है कि ऋण में ऋण का गुणा करते हैं तो धन हो जाता है, तो 2 बटा 1, 2 बटा 1 का मान कितना होता है, 2। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट हमने किया, वहां भी 2 आया, सूत्र के अनुसार क्या यहाँ भी 2 आया, मतलब यहाँ पर हमारा मूलों का योगफल का सत्यापित, यानी आपका जो है सत्यापन ये हो गया। अब हम लोग मूलों का गुणनफल निकाल के देखते हैं सूत्र के अनुसार। मूलों का गुणनफल, गुणनफल ये बच्चों सूत्र होता है C/A। क्या होता है, C/A। ये आपको याद रखना है, बेसिक वाले वीडियो में मैं इसको बता चुका हूं ऑलरेडी, तो बेसिक वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिए, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। C बटा C का मतलब यहाँ पर ऋण 8 दिया है और A का मतलब 1 दिया है, तो ऋण 8 को अगर आप 1 से भाग दोगे तो उत्तर ऋण 8 ही आएगा। आप देखो सूत्र के अनुसार हमने किया, वहां भी ऋण 8 आ गया, और इससे यहाँ पर भी ऋण 8 है, हमने डायरेक्ट किया वहां भी ऋण 8 आ गया। इस तरीके से आपका सत्यापन हो गया। तो ये आपका रहा पहले पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन। देखिए जैसे कि मैं पहले पार्ट को बताया हूँ, सेम उसी वे में आपको क्वेश्चंस को करना है। आपको यहाँ पर जो स्क्वायर वाला जो पद होता है, यानी घाते 2 वाला जो पद होता है उसका गुणज, और आखिरी में जो गिनती होता है उसका गुणज देखना है। तो इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो 4 का 1 में अगर आप गुणा करोगे तो 4 1 कम कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 का अगर आप गुणनखंड भी करते हो तो सिंपल वे में आपको पता है कि भाई 2 गुणे 2 आएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ आएगा नहीं। अब यहाँ पर आपको 2 ग्रुप बनाना होता है, तो खुद ही 2 ही नंबर है, तो भाई दोनों को अलग अलग 2 ग्रुप बना लो। अब मैं क्या बताया था आपको कि दोनों ग्रुप यानी में जो नंबर हो गए, अब दोनों को आपस में जोड़ो या घटाओ, हमको बीच वाला मिलना चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 4 है, और अब अगर हम लोग 2 में 2 को जोड़ते हैं तो 4 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऋण है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऋण 2 को ऋण 2 के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो ऋण 2 मिलकर कितना होता है, ऋण 4 होता है। तो ये जो चिन्ह रहेगा, जो साइन रहेगा नंबर के साथ, तो वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर लेना है। अगर ये धन 4 होता तो इसको हम लोग धन 2 और धन 2 लिखते, लेकिन चूंकि ऋण 4 है तो ऋण 2 पूरे ऋण 2 लिखेंगे। अब इसको यहाँ पर कैसे एडजस्ट करके लिखते हैं, मतलब इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसको हम लोग स्प्लिटिंग करना बोलते हैं। तो 4s² यानी 4s²। अब यहाँ पर ऋण 2 है तो इसको लिखेंगे ऋण 2s, और अगेन ऋण 2s और धन 1 बराबर 0। जब भी हमें शून्यक निकालना होता है तो हमेशा हमें बराबर 0 लेकर के चलना पड़ता है, सवाल में लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे। अब देखिए 2 का जोड़ ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा, यहाँ सोचना नहीं है। अगर आपने यहाँ पर ग्रुपिंग सही से किया हुआ है तो अब देखिए 4 है 2 है, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, 2 हमने कॉमन कर लिया। s² है, s है, दोनों में s यहाँ 2 बार है, और यहाँ पर s क्या है आपका 1 बार है, तो s कम से कम 1 बार, तो दोनों में तो हम लोग s भी यहाँ पर कॉमन कर लिए। तो अब यहाँ पर आपका क्या बचा, अब क्या करेंगे, इसको इससे भाग देके लिखेंगे, तो 4 को 2 से भाग दोगे 2 बचेगा, s² को s से भाग दोगे तो s बचेगा। 2s सेम से में कट के कितना बन जाएगा, ऋण 1 बन जाएगा।
अब यहाँ पर देखो 2s ऋण 1 ऑटोमेटिक दिख रहा है, तो लेकिन यहाँ पर s क्या दिख रहा है, ऋण में, और हमें क्या चाहिए, धन में। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करें, बस ऋण 1 कॉमन कर लें। ऋण 1 अगर हम लोग बाहर कर लेते हैं तो ऋण 1 से भाग दोगे तो दोनों पद सेम टू सेम मिलेगा, बस आगे का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा, और ये धन है तो ऋण 1 हो जाएगा, और बराबर 0। अब जो पहले कोष्टक में है वही दूसरे कोष्टक में है, तो यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2s ऋण 1 दोनों में उभयनिष्ठ इसको बाहर कर लेंगे, तो क्या बचेगा, फिर से 2s ऋण 1 ही बचेगा। इन दोनों का गुणनफल क्या है, 0 के बराबर है, तो दोनों का गुणनफल 0 तब होगा या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, और यहाँ तो मान दोनों में सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, यदि 2s ऋण 1 बराबर 0, तो 2s बराबर ऋण 1 उधर जाके धन 1 हो जाएगा, यानी धन तो लगाते नहीं, चलिए मैं गलती से लगा दिया तो मैं लिख देता हूँ। तो s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, s का मान 1/2 आ गया। चूँकि ये भी सेम ही मिला है तो बिल्कुल आपको सेम ही मिलेगा। यदि 2s - 1 = 0, यानी 2s ऋण 1 बराबर 0, तो 2s बराबर ऋण उधर जाके धन 1, और s बराबर 2 इधर गुणे इधर आके भागे हो जाएगा 1/2। तो s का यहाँ पर 2 मान आया, और दोनों मान बराबर ही आ गया, 1/2 और 1/2। अब यहाँ पर चूंकि शुरू में ही बोल दिया है कि हमको गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की मतलब सत्यता की जांच भी करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो उत्तर आया है दोनों को डायरेक्ट जोड़ेंगे और गुणा करेंगे, और सूत्र के अनुसार भी करेंगे, और देखेंगे क्या दोनों मैच करा, जैसे हम लोग पहले पार्ट में किए हुए थे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर मूलों का योगफल बराबर, मूलों के योगफल को अल्फा बीटा से हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक मूल को हम लोग अल्फा मान के चलते हैं, दूसरे को बीटा, तो अल्फा धन बीटा बराबर, यानी ए भी 1/2 बीटा भी 1/2, आधा आधा को जोड़ते हो तो उत्तर क्या आता है, 1 आता है। अरे भाई हर समान है तो 1 ही जोड़ोगे तो 2/2 यानी उत्तर 1 आ जाएगा। ऐसे अगर हम लोग मूलों का गुणनफल निकालें, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा गुणे बीटा। अल्फा गुणे बीटा मतलब दोनों का गुणा, यानी 1/2 में 1/2 का इस बार गुणा कर लो, 1 1 कम 1 2 दूना 4, तो मूलों का गुणनफल कितना आ गया, 1/4 आ गया। ये तो हमने डायरेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, सूत्र के अनुसार भी करना है। तो जब आप सूत्र के अनुसार करते हो तो तरीका में क्या आपको बताया था कि आपको ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करना पड़ता है, तुलना करना पड़ता है। तुलना करने पर, तो अगर बच्चों आप इसको तुलना करोगे तो यहाँ पर देखो, अच्छा एक चीज़ सॉरी थोड़ा सा मैं गलत कर दिया, क्यों क्या गलत कर दिया, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक्चुअल में s के फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, यानी x न लिख करके क्या लिखा हुआ है, s लिखा हुआ है। तो जब आप तुलना करने के लिए लिखोगे तो आप यहाँ पर x नहीं लिख सकते हो, x रहेगा तो s के साथ तुलना कैसे करोगे भाई, तो आपको यहाँ पर s लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो ये as² + bs + c लिखना पड़ेगा। अगर y रहेगा तो आप इसकी जगह y लिख दोगे। अब अगर आप तुलना करते हो तो a का मान आप देख लो कितना यहाँ पर है, तो आपको पता है भाई कि ये a का मान होता है, ये b का मान होता है और ये c का मान होता है। तो a का मान 4 है, b का मान ऋण 4 है और c का मान 1 है। तो ये मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ। तो a की जगह आपको क्या लिखना है 4, और b की जगह क्या लिखना है ऋण 4, और c की जगह कितना लिखना है 1, c का मान 1 हो गया। अगर अब हम लोग सूत्र के अनुसार बात करें मूलों का योगफल और गुणनफल का, तो क्या होता है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों को हम लोग अल्फा धन बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूत्र होता है हमारा ऋण b/a, ऋण b/a, तो ऋण b का मतलब ऋण 4 है, तो ऋण 4, और बटा a का मतलब कितना है 4 है। अब देखो यहाँ पर ऋण का ऋण में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, धन 4, और 4 को अगर आप 4 से भाग देते हो तो उत्तर कितना आएगा 1। अब देखिए सूत्र के अनुसार भी 1 आया और डायरेक्ट हमने किया वहाँ भी 1 आया, मतलब सत्यता की जांच हो गई। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा गुणे बीटा से। अल्फा गुणे बीटा का सूत्र होता है c/a, ठीक। और यहाँ पर c का मान कितना है भाई, c का मान आपका 1 है, और बटा a का मान कितना है 4 है। तो 1 को 4 से भाग दोगे तो 1/4, तो डायरेक्ट ये उत्तर ही हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने जो किया हुआ था डायरेक्ट वहाँ पर 1/4 है, सूत्र के अनुसार भी 1/4 है, यानी यहाँ पर सत्यता की जांच आपकी हो गई। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर आगे वाले पार्ट को आपको खुद से ट्राई करने हैं, जो अभी आपका 4 पार्ट बच गया, अगर आपको अच्छे से आया समझ में तो बिल्कुल आप कर पाओगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया, किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत आया, ठीक है, तो आपको कमेंट करके ज़रूर हमें बताना है कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, यानी मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो करेंगे तीसरे पार्ट का, जो कि दिया हुआ 6x² - 3 - 7x, यानी 6x² ऋण 3 ऋण 7x। इसको हमें क्या करना है, बोल रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब इन्हें हल करके पहले x का जो 2 माना था वो निकालना है। फिर आगे क्या बोल रहा है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए, मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं इसको आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे जो सवाल है वो लिखा हुआ 6x² ऋण 3 ऋण 7x। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बेटा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c होता है। यानी सबसे पहले घाते 2 वाला पद लिखा जाता है, फिर घाते 1 वाला पद लिखा जाता है, फिर अचर वाला पद लिखा जाता है। जबकि यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिया, अचर वाला पद बीच में लिख दिया है। तो सबसे पहले अगर ऐसे है तो आपको इसको अरेंज कर लेना है। जब आप इसको अरेंज करोगे तो ये बन जाएगा 6x² ऋण 7x और ऋण 3 बराबर 0। जब भी हमें शून्यक निकालना होता है तो बराबर 0 जरूर लिखना है बच्चों। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अरेंज करने के बाद हमें क्या रूल होता है कि मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूं कि x² का जो गुणज होता है, यानी x² में जिस संख्या का गुणा है तो वो क्या है, 6 है। और ये जो अचर वाला पद है, इन दोनों का आपस में आपको क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो अगर हम लोग 6 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, 6 × 3। अब अगर हमको इसका गुणनखंड करना है बच्चों, तो 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 × 3 होता है, और ये × 3 पहले से है, यानी टोटल 36 का 18 का गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा 2 × 3 × 3। अब इन तीनों नंबर को आपको 2 ग्रुप में बांटना है, दोनों को जोड़ो या घटाओ, हमें बीच में जो 7 है वो मिलना चाहिए। अब अगर इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो 3 दूना 6, 6 में 3 जोड़े या घटाएं तो कभी भी 7 नहीं मिलेगा। अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें तो 3 त्रिका 9 और 2 को अगर अलग लिख लें, अब देखिए 9 में से अगर 2 को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि 9 में से 2 घटाएंगे तो धन 7 मिलेगा, हमें क्या चाहिए, ऋण 7। तो ऋण तब आएगा जब बड़े वाले संख्या को ऋण लिख देंगे और छोटे वाले संख्या को धन लिख देंगे। अब अगर हम लोग ऋण 9 में धन 2 करेंगे तो हमें ऋण 7 मिल जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 6x² ऋण 9 है तो ऋण 9x लिखेंगे और धन 2x लिखेंगे, और ऋण 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर आपका 2 का ऑटोमेटिक जोड़ा बन जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। 6 है 9 है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या, 3 है, 3 से देखिए ये भी कट जाएगा, 3 दूना 6 और ये 3 त्रिका 9। x² x है तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या, x है, तो यहाँ पर 3x आपका उभयनिष्ठ है, इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। 3x से भाग देंगे तो 3 दूना 6, x² को x से भाग देंगे तो x आ जाएगा, ऋण 3 त्रिका 9 और x आपका कट ही गया है, कट जाएगा। अब देखिए 2x ऋण 3 यहाँ पे, 2x ऋण 3 यहाँ ऑलरेडी मिल गया, यानी सेम टू सेम जो चाहिए था अगले कोष्टक में वो डायरेक्ट दिया हुआ है। तो और अगर आप देखेंगे ध्यान से, दोनों में कोई उभयनिष्ठ है भी नहीं। तो जब कोई किसी में कोई उभयनिष्ठ नहीं होता तो एक तो भाई सब में उभयनिष्ठ होता है, क्योंकि एक से भाग दोगे कोई फर्क यहाँ पड़ने वाला नहीं होता है। तो अगर आप एक कॉमन करोगे तो आपको सेम टू सेम मिलेगा, 2x ऋण 3 बराबर मिल जाएगा 0। आप देखिए बच्चों ध्यान से, 2x ऋण 3 2x ऋण 3 दोनों में, तो आप क्या करोगे, 2x ऋण 3 दोनों में से बाहर कर लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 3x धन 1, ये वाला 3x और ये वाला धन 1 और बराबर 0। अब देखो इन दोनों का गुणा करने के बाद आपको 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। फिर आप इसको कैसे लिखोगे, यदि 2x ऋण 3 का मान 0 के बराबर हो जाए, 2x का मान किसके बराबर हो जाएगा, ऋण 3 उधर जाकर के धन 3 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यानी एक x का मान आपको मिल गया, इसका एक मूल आपको मिल गया। दूसरा मूल निकालने के लिए आप कैसे करोगे, यदि 3x धन 1 का मान 0 के बराबर है, दूसरे को हम लोग 0 के बराबर लेते हैं, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, धन 1 उधर जाकर ऋण 1 हो जाएगा, तो x का मान बच्चों कितना हो जाएगा, ऋण 1/3 हो जाएगा। ये आपका देखिए दूसरा मूल आ गया। तो दोनों मूल हमें पता चल गए। अब क्या हमें करना है भाई, मूल तो आ गया, आधा काम हमारा हो गया, यहाँ पर सत्यता की भी जांच करनी है। तो वो कैसे करना है, आप दोनों मूलों को डायरेक्ट एक साथ जोड़ोगे और गुणा करोगे और सूत्र के अनुसार भी करोगे, ठीक है। तो दोनों को मैच करना है, क्या दोनों आंसर मैच कर रहा है, दोनों आंसर मैच कर, क्या मतलब आपका फुल प्रूफ हो गया कि यानी आपका जो सोल्यूशन है वो सही है, यानी आपने जो हल किया वो सही है।
तो हम लोग डायरेक्ट अगर मूलों का योगफल निकालें तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र भी सॉरी नहीं लगाना है, हमें डायरेक्ट करना है, फिर डायरेक्ट करना फिर सूत्र लगाना है, ठीक है। x का मान आपका 3/2 एक मूल है और धन दूसरा बीटा का मतलब है ऋण 1/2, सॉरी ऋण 1/3 है ना। अब देखो धन ऋण करोगे तो ऋण ही हो जाएगा, यानी आपका ये 3/2 और ऋण 1/3 हो जाएगा। अब अगर इसको हमको घटाना है तो लघुत्तम लेके कर सकते हो, 3 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, 6 को 2 से भाग दोगे 2 3 और 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 से 6 को भाग दोगे तो 3 दूना 6 और 2 1 2 हो जाएगा, और 9 में से अगर हम लोग 2 घटाते हैं तो उत्तर आएगा 7/6। इस तरीके से मूलों का योगफल हमारा हो गया। अब चलिए हम लोग मूलों का गुणनफल करते हैं। तो मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल को हम लोग अल्फा गुणे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अल्फा बीटा आपका दोनों बच्चों मूल है ना, पहला जो है अल्फा दूसरा बीटा है। तो एक आपका 3/2 है और दूसरा मूल क्या ऋण 1/3 है। अगर हम लोग गुणा करते हैं तो देखो ये 3 3 तो आपस में कट जाएगा, ऋण 1/2 बचेगा। ये तो बहुत ही आसान है। इस तरीके से मूलों का योगफल और गुणनफल हमारा आ गया। अब हमें इन्हीं चीजों को क्या करना, सूत्र के अनुसार भी करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, अगर हम लोग यहाँ पर तुलना पहले करते हैं, तुलना करके हम लोग abc का मान निकालते हैं। तुलना करने पर अगर हम लोग तुलना बच्चों करो तो देखिए यहाँ पर आपका सवाल जो दिया है वो क्या दिया है, 6x² ऋण 7x - 3 यानी 6x² ऋण 7x ऋण 3 = 0। तो a का मान यहाँ पर देखिए 6 दिया है, b का मान ऋण 7 दिया और c का मान क्या दिया है 3 दिया है। तो हम लोग यहाँ पर नीचे उसको लिखते हैं। तो a का मान आपका दिया हुआ है 6, b का मान आपका दिया हुआ है ऋण 7 और यहाँ पर c का मान क्या दिया हुआ है ऋण 3 दिया हुआ है। अब सूत्र क्या होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मूलों का योगफल को अगर हम लोग अल्फा धन बीटा से रिप्रेजेंट करें तो सूत्र क्या होता है -b/a। अब -b का मतलब देखो यहाँ पर -7 है और बटा a का मतलब कितना है 6 है। तो यहाँ पर देखो ऋण का ऋण के साथ गुणा करेंगे, धन 6 हो जाए, सॉरी धन 7 हो जाएगा और बटा 6। अब ध्यान से तो देखिए हमने जो डायरेक्ट यहाँ पर मूलों का योगफल निकाला था वो भी कितना था 7/6 और यहाँ पर हमने जो सूत्र के अनुसार निकाला वो भी 7/6, मतलब यहाँ पर आपका सत्यापित हो गया। ऐसे अगर हम लोग मूलों का गुणनफल को अल्फा गुणे बीटा बोलते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है c/a। अब c का मान यहाँ पर कितना है ऋण 3 और बटा a का मान कितना है 6, 3 1 कम 3 3 दूना 6 और ये आपका ऋण बचा हुआ है तो ऋण 1/2। अब बच्चों देखिए यहाँ पर भी ऋण 1/2 आ गया और हमारा यहाँ पर भी ऋण 1/2 आ गया, यानी हमारा जो दोनों मूल निकला है वो भी सही है और यहाँ पर हमारी सत्यता की जांच भी हो गई। तो बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये जो पूरा सोल्यूशन यानी जो हल बताया, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो वो भी आप बताएंगे, नहीं आया वो भी आपको बताना है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे ये पार्ट नंबर 4 का, जो कि 4u² + 8u है, यानी 4u² धन 8u। इसको हल करके हमें क्या करना है, इसके शून्यक ज्ञात करने हैं तथा इनके शून्यकों के बीच जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो 4u² + 8u = 0 है। तो जब भी हमें शून्य ज्ञात करना होता है तो हम लोग बराबर 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड तो बहुत ही आसान है, सीधा सीधा आपको 2 पद दिख रहा है तो दोनों में जो उभयनिष्ठ है बस आप सीधा सीधा कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 दोनों में और u दोनों में, तो 4u हम लोग दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा u बचेगा और यहाँ पर 4 दूना 8 बचेगा बराबर 0। तो इन दोनों का गुणनफल अगर बच्चों 0 के बराबर है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, यदि 4u = 0 तो u बराबर कितना हो जाएगा 0/4, यानी 0 को 4 से भाग दोगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 0। यानी पहला जो u का मान आ गया 0 आ गया, मतलब पहला शून्य हमें पता चल गया क्या है वो 0 है। ऐसी करके अगर हम लोग दूसरे के लिए बात करें तो यदि अगर हम लोग दूसरे कोष्टक को रख के देखें तो u धन 2 = 0 तो धन 2 क्या होगा, उधर जाके ऋण 2 हो जाएगा, u बराबर ऋण 2 हो जाएगा। ये आपका दूसरा उत्तर आ गया। अरे भाई सीधा सीधा धन 2 था, उधर जाकर फिर ऋण 2 हो गया। तो देखिए 2 इसके शून्यक हमें पता चल गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों शून्यकों का आपस में क्या संबंध है वो हमें बताना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर आपने पहला मेरा तीनों वीडियो देखा है इसका जो पार्ट का तो आपको वैसे क्लियर होगा। अगर आपने नहीं भी देखा तो चलिए मैं आपको पूरा अच्छे से इसको बता रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को डायरेक्ट
जोड़ना है तो मूलों का योगफल पता चल जाएगा, और दोनों का डायरेक्ट गुणा करना है तो मूलों का गुणनफल पता चल जाएगा। फिर हम लोग सूत्र के अनुसार भी देखेंगे और दोनों को मिलान करेंगे कि क्या दोनों उत्तर हमारा सही आया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा धन बीटा से। एक मूल को हम लोग अल्फा मानते हैं, दूसरे मूल को बीटा मानते हैं। तो अल्फा का मान 0 और बीटा का मान कितना है, ऋण 2 है। तो 0 में ऋण 2 जोड़ोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, ऋण 2 ही आएगा। ऐसे करके हम लोग अगर मूलों का गुणनफल निकालें, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा इंटू बीटा से। एक मूल 0 है, दूसरा मूल -2 है। तो आपको पता है भाई कि भी किसी भी नंबर में 0 का गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी डायरेक्ट जब हमने मूलों का योगफल निकाला तो ऋण 2 आया और गुणनफल निकाला तो 0 आया। अब हम लोग सूत्र के अनुसार भी इसको निकालते हैं। तो सूत्र के अनुसार निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है कि इसको जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उससे हम लोग कंपेरिजन करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, अब चूंकि यहाँ पर u लिखा है तो आपको उसको u के फॉर्म में लिखना है। एक्चुअल में जो जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c होता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, u है तो u के फॉर्म में लिखना है। तो लिखेंगे au² + bu + c बराबर, c नहीं लिखेंगे, हाँ c लिख सकते हैं, नहीं यहाँ पर आपका x है ना, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो c लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। au² + bu + c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर अगर आप तुलना करोगे बच्चों तो ध्यान से देखिए, u² का जो गुणज है वो a है, यहाँ पर u² का गुणज क्या है, a है, और यहाँ पर 4 है, यानी a की जगह क्या लिखा हुआ है, 4, तो यानी a का मान 4 हो गया। वैसे b की जगह क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर b की जगह भाई u का मल्टीपल b है, यानी u का गुणज b है, यहाँ पर u का गुणज 8 है, यानी b का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए धन c है, यहाँ पर c है क्या, c है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि वो 0 होगा, नहीं होने का मतलब है कि उसमें 0 का मूल गुणा हो गया होगा तो वो 0 हो गया होगा। यानी यहाँ पर जब कोई पद नहीं दिखता है तो समझ लो कि वो 0 है। तो c का मान कितना यहाँ पर है, 0 है। अब अगर हम लोग मूलों का योगफल निकालें, सूत्र क्या होता है, मूलों का योगफल यानी अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a, ये सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, तो -b का मतलब कितना है, 8 है, 8 लिख देंगे, ये ऋण सूत्र वाला है, बाकी b का मान 8, और अपॉन a का मतलब कितना है, 4। अब भाग दोगे तो 4 दूना 8, और ये ऋण पहले से है तो आपको उत्तर क्या आ गया, ऋण 2 आ गया। देखिए मूलों का योगफल हम लोग सूत्र के अनुसार किए तभी ऋण 2 आया, और डायरेक्ट हम लोग किए तभी ऋण 2 आया। तो जब दोनों ऋण 2 मैच करा, मतलब यहाँ पर हम लोग का सत्यापन मतलब हो गया। अब अगर हम लोग मूलों का गुणनफल निकालें, अल्फा गुणे बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a होता है, और यहाँ पर c का मतलब कितना देखिए 0 और a का मतलब 4। आपको पता है भाई 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग दो तो उत्तर क्या आता है, 0 ही आता है। अगर अंश में 0 हो, हर में 0 के अलावा कोई भी संख्या हो तो हमेशा बेटा उत्तर 0 आता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो मूलों का गुणनफल यहाँ पर भी 0 था, और हमने सूत्र के अनुसार किया तो यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब हम लोग का यहाँ पर सत्यापित हो गया। आया समझ में बात। अब इसका जो अगला वाला पार्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 पार्ट बता चुका हूं, आप कोशिश करिए कि जो नेक्स्ट पार्ट है उसको आप खुद से करने का प्रयास करिए। मैं नेक्स्ट वाला पार्ट आपको लिख देता हूं, बाकी आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये आया कि नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो हम आपको बता देंगे। बाकी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए आपका सवाल है, क्या लिखा हुआ, t² - 15। तो यहाँ पर सिंपल से अगर मैं बस हल कर दूं डायरेक्ट, में चलिए थोड़ा हल ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर t² का मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर धन 15 हो जाएगा। अब अगर बच्चों अगर आप ये t का मान निकालोगे ना, तो आपको पता है स्क्वायर जब दाहिने साइड जाता है ना तो ये कड़ी में बदल जाता है, तो आप इसको लिखोगे कड़ी में 15। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, कभी भी स्क्वायर को अगर आप उधर ले जाते हो तो इसको हमेशा धन और ऋण करके लिखते हैं, एक बार धन लिखेंगे और एक बार ऋण लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमें पता है भाई कि ऋण का भी वर्ग करते हैं तो धन आता है, और धन का भी वर्ग करते हैं धन आता है। तो कभी भी अगर स्क्वायर को यानी घातीय 2 को अगर आप दाहिने साइड ट्रांसफर करोगे, शिफ्ट करोगे, तो हमेशा उसका उल्टा यानी कड़ी लग जाएगा और इसको धन ऋण करके लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर t का मान एक आपका धन कड़ी में 15 आएगा और एक आपका t का मान ऋण कड़ी में 15 आएगा। तो t का मान यहाँ पर 2 पता चल गया। तो जब t का मान 2 पता चल गया तो अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट मूलों का योगफल करते हैं तो देखिए जितना धन उतना ऋण है तो 0 आ जाएगा, और अगर आप मूलों का गुणनफल करते हैं तो 2 बार कड़ी का गुणा होता है तो कड़ी खत्म हो जाता है, और धन का ऋण के साथ गुणा करेंगे तो ऋण आएगा। तो यहाँ पर ऋण 15 आएगा, यानी योगफल 0 आएगा और गुणनफल ऋण 15 आएगा। अब आप ऐसे सूत्र के अनुसार भी अगर आप निकालेंगे तो आपका
योगफल और गुणनफल देखना, योगफल करोगे तो 0 आएगा और गुणनफल करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, ऋण 15 आएगा। अब यहाँ पर तुलना जब आप करोगे तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब टी स्क्वायर माइनस 15 से तुलना करोगे, देखो यहाँ पर जो बीच वाला ये वाला पद था, कौन सा पद, यू वाला पद, इस बार देखो यू वाला पद यहाँ पर गायब है, क्योंकि यू नहीं दिख रहा है ना, तो आपका ये पहला वाला पद दिया और आखिरी वाला पद दिया, तो यहाँ पर ए का मान 1 होगा, बी का मान 0 होगा क्योंकि वो पद ही गायब है, और सी का मान कितना होगा, ऋण 15। तो तुलना करते समय आपको बस इतना ध्यान देना। तो ये सवाल बहुत ही आसान है, आधा से ज्यादा तो मैं कर दिया, बाकी जो बचा है वो आपके लिए है। इसके बावजूद भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपने इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। अगर कंप्लीट किया तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए अभी हम लोग फिलहाल जो बात करने वाले हैं वो पार्ट नंबर 6 का बात करने वाले हैं, जो कि आपका सवाल दिया गया 3x स्क्वायर ऋण x बराबर ऋण 4। यहाँ पर हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है तथा शून्यकों के बीच गुणांकों का क्या संबंध होता है वो बताना है और उसके सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे आप। तो आपका सवाल है 3x स्क्वायर ऋण x ऋण 4 बराबर 0। तो रूल आप ऑलरेडी आप जान चुके हैं, अगर आप इसके पहले के सारे पार्ट देखें, फिर भी मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखिए सबसे पहले में क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और ये जो आखिरी वाला अचर वाला गुणांक है, दोनों का आपस में गुणा करना होता है। तो 3 का अगर हम लोग 4 में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 गुणे 4 मिलेगा। फिर इसको आपको तोड़ना है, तो 3 तो खुद ही टूटा हुआ है, उससे ज्यादा क्या तोड़ोगे, ठीक है। 4 को आप तोड़ सकते हो 2 गुणे 2, यानी आप इसको लिख सकते हो 3 गुणे 2 गुणे 2। एक्चुअल में आप 4 तिया 12 करोगे, 12 का सॉरी गुणनखंड भी करोगे तो आपको 3 गुणे 2 गुणे 2 ही मिलेगा। तो 2 दूना 4 तिया 12। अब आपको क्या करना है, ये तीनों नंबर को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, यानी 2 ग्रुप में बांटना है, और ऐसे बांटना है कि दोनों ग्रुप को आपस में जोड़ो या घटाओ, हमको बीच में 1 मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि x का गुणज यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं 2 को एक साथ ले लूं तो 2 दूना 4, और अगर मैं 3 को अलग कर लूं, 4 में 3 जोड़ूंगा तब तो 7 मिलेगा, लेकिन 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका ऋण है तो बड़े वाले नंबर को ऋण लिखेंगे और छोटे वाले नंबर को धन लिखेंगे। अब ऋण 4 और धन 3 करोगे तो आपका उत्तर ऋण 1 आ जाएगा। ये काम आपको हमेशा बच्चों रफ पे करना होता है, ठीक है। अब आपको इसको यहाँ पे तोड़ना है, तो आप कैसे करोगे, कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। इसको आप लिखोगे 3x स्क्वायर ऋण 4x, इसके साथ x लगा के लिखना है क्योंकि यहाँ पर x है, और यहाँ पर धन 3x और ऋण 4 बराबर 0। जब भी गुणांक निकालना है, यानी आपको सॉरी मूल निकालना है, तो आपको बराबर 0 लेकर के चलना होता है। अब एक जोड़ा आपका यहाँ बनेगा, एक जोड़ा यहाँ बनेगा। देखो 3 है 4 है, तो गिनती तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, यानी उभयनिष्ठ नहीं है। एक्स स्क्वायर एक्स है तो एक्स स्क्वायर दोनों में है, एक्स स्क्वायर दोनों में नहीं है, मतलब एक्स दोनों में है, तो एक्स आप यहाँ से बाहर कर लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3x ऋण 4 बचेगा। और यहाँ पर देखो खुद ही 3x ऋण 4 दिख रहा है, तो जब सेम सेम यहाँ पर दिख जाए तो आपको धन 1 कॉमन करना होता है। तो अगर आप 1 कॉमन करोगे तो आप लिख सकते हो 3x ऋण 4 बराबर 0। आपका इच्छा करे धन 1 लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन यहाँ पर ये धन लिखना जरूरी है, ठीक है। तो जो पहले कोष्टक में आया है एडजस्ट करके दूसरे कोष्टक में भी हमको वही लाना होता है। अगर आपका आ रहा है यानी आप यहाँ तक सही किए हो। अब 3x ऋण 4 3x ऋण 4 दोनों जगह है, तो आप क्या करोगे 3x ऋण 4 दोनों में से कॉमन कर लोगे, तो बचेगा क्या, x धन 1 बचेगा और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 3x ऋण 4 3x ऋण 4 दोनों में से कॉमन हो गया, क्या बचा x धन 1 बराबर 0। अब दोनों का गुणनफल अगर 0 है तो यानी या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही होगा। उसी बात को हम लोग लिखते हैं, यदि 3x ऋण 4 का मान 0 है तो 3x बराबर ऋण 4 दाहिने साइड जाकर के धन 4, x का मान निकालोगे 3 गुणे इधर आकर के भागे तो हो जाएगा 4/3। इस तरीके से x का एक मान बच्चों आपका आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे को रखेंगे 0 के बराबर, तो फिर लिखेंगे यदि x धन 1 बराबर 0, ये वाला हम लोग 0 लेके चल रहे हैं, तो x बराबर धन 1 उधर जाके ऋण 1 हो जाएगा, यानी दूसरा जो मूल है यानी हल है आपका क्या हो गया, x बराबर 1 आ गया। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के दो मूल मिलते हैं, दोनों मूल मिल गए आपको। आपको पता भी है कि पहले मूल को हम लोग अल्फा मानते हैं, दूसरे मूल को क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बार डायरेक्ट करके देखेंगे, फिर एक बार सूत्र के साथ देखेंगे कि दोनों मिलान करेंगे, मैच करेंगे, क्या दोनों मिल रहा है। अगर दोनों मिल गया मतलब आपकी सत्यता की जांच हो गई। तो यहाँ पर मूलों का योगफल आप पूरी तरीके से लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं मूलों का योगफल,
मूलों का योगफल। इसको हम लोग अल्फा धन बीटा से दर्शाएंगे, और अल्फा धन बीटा का मतलब दोनों को जोड़ना, यानी 4/3। और धन करेंगे बच्चों तो धन और ऋण मिलकर ऋण हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ऋण 1। और आपको समझाने के लिए मैं बटा 1 लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लघुत्तम लेके हल करने वाले हैं। आई होप आपको लघुत्तम लेके हल करने आता होगा। ठीक है, तो 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 को 3 से भाग दो, 1 बढ़ जाएगा, 1 चौक को 4 हो जाएगा। 3 को 1 से भाग दोगे 3 बढ़ जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। 4 में से 3 घटाओगे तो 1/3 आ जाएगा। आप यानी इसको हल कर लोगे। ऐसे हम लोग क्या करेंगे? मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो मूलों का गुणनफल को हम लोग किससे दर्शाते हैं? अल्फा गुणे बीटा से। तो दोनों का गुणा कर लीजिए, तो 4/3 गुणे ऋण 1। अब 4/3 का ऋण 1 के साथ गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? ऋण 4/3 ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? सूत्र के अनुसार भी हम लोग इसको देखेंगे, क्या ये दोनों उत्तर आपका सेम टू सेम मैच कर रहा है। तो सूत्र के अनुसार चलिए हम लोग करते हैं। तो सूत्र के अनुसार करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं? ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं। ठीक है, तो से तुलना करने पर अगर हम लोग तुलना करें तो a का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा। कैसे 3 हो जाएगा? ध्यान से देखिए। अगर हम लोग ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो बच्चों x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, x का गुणांक जो होता है b होता है, और ये जो लास्ट वाला होता है वो c होता है। तो a का मान 3 है, b का मान ऋण 1 है, और c का मान ऋण 4 है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर a का मान 3 हो गया, b का मान ऋण 1 हो गया, और c का मान ऋण 4 हो गया। अब अगर हम लोग सूत्र को देखें तो सूत्र क्या बोलता है कि भाई मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b का मतलब देखो -1 है, यानी ऋण 1, और बटा a का मतलब कितना है? 3। आपको पता है ऋण में ऋण का गुणा करते हैं तो धन हो जाता है, यानी ऊपर क्या बच गया? 1 और बटा 3। अब देखिए ध्यान से, हमने जब डायरेक्ट मूलों का योगफल निकाला था यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा आई होप। तो आपका उत्तर कितना? 1/3 आया था। और जब हम लोग सूत्र के अनुसार किए वहां पर भी कितना है? 1/3 ही आया। मतलब दोनों बराबर आने का मतलब है कि हम लोग का सोल्यूशन सही और यहाँ पर सत्यापित भी हो चुका है। ऐसे अगर हम लोग मूलों का गुणनफल निकालें, अल्फा गुणे बीटा का सूत्र होता है क्या? c/a। अब c का मतलब यहाँ पर कितना है? ध्यान से देखिए, ऋण 4 है तो आप ऋण 4 रखोगे, और a का मतलब कितना है? 3 है तो 3, तो ऋण 4/3। अब यहाँ पर भी आप देखो, जब आपने डायरेक्ट किया हुआ था, डायरेक्ट जब हमने गुणा किया था तो उत्तर कितना था मूलों का गुणनफल? ऋण 4/3। और देखिए सूत्र के अनुसार भी ऋण 4/3 आ गया। तो इस तरीके से आपका ये भी सत्यापित हो गया। तो बस यही काम आपको बोर्ड एग्जाम में करना है, सेम टू सेम जैसे मैं लिखा हूँ, लगभग ऐसे ही सोल्यूशन आपको करना होता है। आई होप मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी आप बताइएगा कि जो पिछला मैं आपको होमवर्क दिया था आपने खुद से वो सारे क्वेश्चंस किए कि नहीं किए। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल को मैं क्या बोल रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब यहाँ पर ये देखिए, पहले दूसरे तीसरे टोटल 6 पार्ट है, सब में 2-2 संख्या दिया गया। पहले में 1/4 और ऋण 1 दिया। ये क्या दिया पहले आपको समझना है। ये बोल रहा है कि शून्यकों का योग, यानी जब द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो जो 2 शून्यक मिलते हैं ना, तो दोनों को जोड़ने पर जो मान आएगा वो 1/4 है, और दोनों शून्य का गुणनफल करेंगे तो वो ऋण 1 है। अगर हमको योगफल और गुणनफल दिया गया है तो हमें बताना है कि वो बहुपद कौन सा है जिसको हल करने के बाद शून्य को जोड़ेंगे और गुणा करेंगे तो ये हमारा उत्तर आएगा। तो चलिए देखिए इस सवाल को कैसे हल करते हैं मैं आपको बताता हूं। तो इस सवाल को हल करने के लिए आपको एक सूत्र पता होना चाहिए। वो सूत्र क्या है पहले आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं और उसको आपको अच्छे से समझना है। वो सूत्र बच्चों है x² यानी x के घाते 2 माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल गुणे x धन मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, ये सूत्र होता है। क्या है सूत्र? x² माइनस मूलों का योग गुणे x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। यानी अगर हमें 2 मूल पता हो और हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो तो उसके लिए ये सूत्र होता है। अब अगर हम लोग एक मूल को अल्फा मान ले, दूसरे मूल को बीटा मान ले, तो यही लिखने का तरीका आपका थोड़ा सा ऐसे हो सकता है।
एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो एक मूल अल्फा और एक मूल बीटा, तो आप लिख सकते हो अल्फा धन बीटा गुणे एक्स, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो एक चीज आपको ध्यान देना, यहाँ तो मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है बच्चों, ये भी दे सकता है कि एक मूल इतना है तथा दूसरा मूल इतना है, यानी दोनों मूल भी दे सकते हैं। तो जब दोनों मूल देंगे तो वहां पर पहले मूल की जगह आपको अल्फा मान के चलना है, दूसरे मूल को बीटा, यानी इन दोनों को अलग अलग लिखना है। लेकिन इस केस में ये जो सवाल है, यहाँ पर आपको अल्फा धन बीटा दिया गया, यानी मूलों का योगफल, यानी अल्फा धन बीटा का मान डायरेक्ट दिया गया, कितना 1/4, और अल्फा गुणे बीटा का मान यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिया गया, जिसका मान कितना है √1। ध्यान रहे, अल्फा बीटा अलग से भी दे सकता है और योगफल और गुणनफल करके भी दे सकता है। तो सवाल को ध्यान से पढ़ के आपको करना है। पता चला कि वो अल्फा और बीटा दिया गया, आपने उसको अल्फा धन बीटा अल्फा गुणे बीटा समझ लिया, तभी आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत केयरफुली इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके ही आपको सवाल को हल करना है। तो इस केस में आपका अल्फा धन बीटा अल्फा गुणे बीटा दिया गया, तो डायरेक्ट हम लोग इस सूत्र में अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, यानी इसके जगह आपको क्या रखना है, 1/4 रखना है, और गुणे एक्स है तो गुणे एक्स हो जाएगा, धन मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल किसके बराबर, √1 के, तो यहाँ पर आप लिख देंगे √1 और बराबर 0। वैसे तो ये आपका उत्तर आ गया, लेकिन चूंकि ये भिन्न में है तो आप लघुत्तम लेकर के इसको हल कर सकते हैं। जब आप इसको एलसीएम लेके यानी लघुत्तम लेके हल करेंगे तो ये 4 का यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 4x स्क्वायर √x, और ये धन गुणे ऋण मिलकर ऋण हो जाएगा, ये 4 एकम 4 और बराबर 0। एक्चुअल में ये लघुत्तम लेके आप हल करोगे तो सबके डिवाइडेड बाई 4 आएगा, और जब उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 गुणा करेंगे तो ये 4 जो नीचे रहेगा बच्चों वो 0 हो जाएगा। मतलब इन तीनों का लघुत्तम लेकर के आप हल करोगे तो आपको ये उत्तर मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपका पहला पार्ट हल हो गया। ऐसे करके चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, दूसरे सवाल में दिया कड़ी में 2 और 1/3, यानी यहाँ पर आपका अल्फा धन बीटा का जो मान दिया गया वो क्या दिया है, कड़ी में 2, और अल्फा गुणे बीटा का मान क्या दिया गया है, 1/3। तो अल्फा धन बीटा अल्फा गुणे बीटा का हमको पता है मान। तो सबसे पहले आप सूत्र को लिखेंगे। सूत्र क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणे एक्स, मूल को मैं अल्फा बीटा मान के चल रहा हूं, प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, यानी वो कड़ी में 2 दिया है, और गुणे एक्स है तो एक्स हो गया, धन मूलों का गुणनफल यानी 1/3 दिया गया, तो 1/3 बराबर 0। फिर देखिए यहाँ पर भिन्न में आपको दिख रहा है, ये भी उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा ज्यादा जितना आप सॉल्व करके लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। तो जैसे आप लोग उत्तम लेंगे तो 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा 3x स्क्वायर ऋण 3 कड़ी में 2x। अब जिसके बटा होता है उसको हम लोग सेम ऊपर वाला बस लिख लेते हैं, और बराबर 0। जब आप लघुत्तम लेके हल करेंगे तो डिवाइडेड बाई सबके 3 आएगा, और 3 गुणा करने से 3 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों आपको फाइनल उत्तर आ गया। यानी इसका अगर आप मूल निकालेंगे और उसका योगफल और गुणनफल करेंगे तो क्रमशः आपको ये उत्तर मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब चलिए हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा पार्ट आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर बच्चों अल्फा धन बीटा का मान आपका 0 दिया गया है, और अल्फा गुणे बीटा का मान कितना दिया गया, कड़ी में 5 दिया गया है। ठीक है, आप एक बार अपने से ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करके, नहीं बनेगा तभी आप सोल्यूशन देखिएगा, ताकि आपका प्रैक्टिस हो और आपको समझ में आए कि मेरा बताया गया जो ये सोल्यूशन है आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो एक्स स्क्वायर, एक बार पहले आप सूत्र को लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणे एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, यानी इसके जगह आपको 0 रखना है, तो 0 गुणे एक्स हो जाएगा, और धन मूलों का गुणनफल यानी कड़ी में 5 है, बराबर 0 हो गया। अब जब 0 में एक्स का गुणा करेंगे तो ये पूरा पद ही आपका 0 हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर धन सिर्फ कड़ी में 5 बचेगा, बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, जिसको अगर आप हल करते हैं तो आपका एक उत्तर हल का जो दोनों मतलब शून्य आएंगे, दोनों का योगफल 0 आएगा, और गुणनफल क्या आएगा, कड़ी में 5 आएगा। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, ये पार्ट थर्ड का। ये देखिए आपका क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको अगर हमको द्विघात बहुपद निकालना है तो सबसे पहले इसका एक सूत्र होता है, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो बिना सूत्र अगर आपको याद नहीं रहेगा, बिना सूत्र के आप इसको कभी भी हल नहीं कर पाएंगे। तो वो सूत्र क्या होता है मैं पहले लिख देता हूँ अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों
का योगफल या योग, मूलों का योगफल और गुणे x धन मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0 यानी 0। इसी में अगर एक मूल हम लोग अल्फा मान के चले और दूसरा मूल को बीटा मान के चले, क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा गुणे एक्स धन अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो इस सवाल में चूंकि मूलों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि अल्फा धन बीटा का मान आपका 1 है और यहाँ पर अल्फा गुणे बीटा का भी मान कितना है, 1 ही है। तो अल्फा धन बीटा, अल्फा गुणे बीटा दोनों का मान 1 ही है। तो इन दोनों का मान चलिए हम लोग यहाँ पर रखते हैं, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, यानी मूलों का योग कितना रखना 1 और गुणे एक्स है तो एक्स हो जाएगा, धन मूलों का गुणनफल वो आपका भी 1 है तो 1 और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब 1 का अगर आप x में गुणा करते हो तो x ही आएगा, तो आपका आंसर फाइनल क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स धन 1 बराबर 0। इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर हो गया और ये इसका पूरा सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट का, जो कि पार्ट नंबर 5 है। तो चलिए 5th वाले पार्ट में आपका क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर देखें तो अल्फा धन बीटा का मान कितना दिया हुआ, ऋण 1/4 और अल्फा गुणे बीटा का मान कितना दिया गया 1/4। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणे एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0 यानी 0। अब आपको ये मान यहाँ रख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना दिया है ऋण 1/4, तो आप यहाँ पर लिखोगे ऋण 1/4 गुणे एक्स धन मूलों का योगफल कितना दिया 1/4, तो आपको 1/4 लिखना, सॉरी मूलों का गुणनफल 1/4 दिया है और बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 बार ऋण हो गया, तो आपको पता है कि जब ऋण का गुणा इवन बार यानी सम बार होता है तो धन हो जाता है, क्योंकि 2 बार यानी सम बार है, तो ऋण गुणे ऋण क्या हो जाएगा धन, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर धन 1/4 एक्स और धन 1/4 बराबर 0। अब चूंकि ये भिन्न में दिख रहा है तो आप लघुत्तम लेके हल कर लो, आप चाहो तो बटा 1 लिख सकते हो, 1 4 4 का लघुत्तम 1 आएगा, 1 से भाग दोगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा करोगे 4 एक्स स्क्वायर, 4 को 4 से भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1 में एक्स में गुणा करोगे तो एक्स आ जाएगा, 4 को 4 से भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा और बराबर 0। अब यहाँ तिर्यक गुणा कर लें तो क्या आपका मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 यानी 4x स्क्वायर धन x धन 1 बराबर 0। ये तो मैं पूरा प्रोसेस बता दिया, आप शॉर्ट में करना चाहो तो चूंकि इन दोनों को डिवाइडेड बाय 4 है तो सिर्फ यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करके इन दोनों को यानी अंश को सेम लिख दोगे तो आपका उत्तर आ जाता है। मैं पूरा एकदम डिटेल में आपको बता दिया, इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर आ गया। यानी इस द्विघात समीकरण को अगर आप हल करते हो तो आपको हल करने के बाद दोनों के मूल को गुणा करो और जोड़ो, तो जोड़ोगे तो ऋण 1/4 आएगा और गुणा करोगे तो क्या आएगा 1/4 आएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पार्ट नंबर 6 है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपका 4 और 1 मान दिया गया, पहले बोल चुका है कि जो पहला मान है वो मूलों का योगफल है, यानी अल्फा धन बीटा आपका कितना दिया गया है 4 और दूसरा 1 है, यानी ये मूलों का गुणनफल है, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना दिया गया है 1 दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं आगे करते हैं, आगे कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सूत्र को यूज करेंगे। तो सूत्र हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणे एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर कितना है 0 है। अब ये मान आप यहाँ रख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 4 है तो 4 लिख देना और गुणे एक्स धन मूलों का गुणनफल 1 है तो आपको 1 रख देना है बराबर 0 हो जाएगा। बस अभी तो यहाँ पर आपका भिन्न वगैरह में कुछ है नहीं, तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और आपको पसंद आया भी होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करें आप तक आसानी से पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।